हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 2 का वन शॉट में रिवीजन करने वाले हैं और इस मॉड्यूल का नेम है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्या क्या पढ़ना है वो मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे होंगे। ठीक है, थोड़े से इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो आपको थोड़ा और पता चलेगा कैसे कैसे हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग प्लांट सेल वर्सेज एनिमल सेल के बारे में जानेंगे, है ना। और प्लांट सेल वर्सेज एनिमल सेल लगभग हर साल के क्वेश्चन पेपर में रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा और नोट डाउन भी करिएगा ताकि आपके दिमाग में एग्ज़ाम तक ये रहे, है ना। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म, ये भी बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि मॉडल ऑर्गेनिज्म किन्हें माना जाता है, क्या बेसिस होता है ना। ये बार बार पूछा जाता है रिपीटेडली। ठीक है, तो इस मॉड्यूल से कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि लेट से पूछ सकता है कि क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। ठीक है, तो उसमें एक्वेटिक वर्सेस टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में लिखना होगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स और लिटोट्रॉप्स हो सकता है ना। सिमिलरली ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं चीज़ों को। की क्राइटेरिया फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब मेनली कौन कौन सा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला क्राइटेरिया है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। मॉर्फोलॉजिकल से क्या समझते हैं, स्ट्रक्चर या फिर बॉडी शेप हो गया, या फिर नंबर ऑफ लिम्स हो गया, लीफ अरेंजमेंट हो गया, फ्लावर स्ट्रक्चर हो गया। मतलब बेसिकली शेप साइज के बेसिस पे हम लोग चीज़ों को डिवाइड करने का काम करते हैं। जैसे आप एग्जांपल में समझ सकते हैं, प्लांट्स को हम लोग बेस्ड ऑन रूट डिवाइड करते हैं ना, जैसे कि टैप रूट हो गया, फाइब्रस रूट हो गया, है ना। फिर बेस्ड ऑन स्टीम भी क्लासीफाई करते हैं, लीफ मॉडिफिकेशन के बेसिस पे भी क्लासीफाई करते हैं। वहीं पे एनिमल में हम लोग स्केलेटल फीचर के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं, जैसे कौन वर्टेब्रल है, कौन नॉन वर्टेब्रल है ना। ये सब क्लासिफिकेशन है। सिमिलरली हम लोग बायोकेमिकल ट्रेट के बेसिस पे भी क्लासीफाई करने का काम करते हैं, है ना। उसके अलावा हम लोग इकोलॉजिकल रोल्स के बेसिस पे भी, मतलब इन्वायरमेंट में क्या रोल है उसके बेसिस पे भी हम लोग क्लासीफाई करने का काम करते हैं, जैसे डिकम्पोजर्स हो गया, पैरासाइट्स हो गया, है ना। तो ये सब भी क्लासिफिकेशन का एक तरीका है। ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन किसी एक चीज़ पे या किसी एक चीज़ के आधार पे नहीं होता है, मतलब बहुत सारा चीज़ अलग अलग फीचर्स को देखते हुए इवोल्यूशनरी फीचर या फिर फंक्शनल सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन को करते हैं। इसके बाद एक छोटा सा हेडिंग दिया हुआ था इस मॉड्यूल में, फेनोमेनोलॉजिकल हायरार्की ऑफ लाइफ। मतलब कि हायरार्की ऑफ लाइफ कैसे चलता है या फिर कैसे कैसे लाइफ बना है। ठीक है, तो सबसे पहले मॉलिकुलर लेवल, जिसमें हम लोग प्रोटीन्स, फैट्स, है ना, लिपिड्स, इनकी बात करते हैं। फिर उसके बाद सेलुलर लेवल, मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो लाइफ है वो तो कहीं ना कहीं सेल ही है ना। सेल से मिलके ही तो सब कुछ बना है। उसके बाद हम लोग टिश्यू लेवल पे आते हैं, अलग अलग सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। फिर उसके बाद टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो हायरार्की ऑफ लाइफ कुछ इसी तरीके से, सबसे पहले मॉलिकुलर लेवल, फिर सेलुलर लेवल, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, इसको अगर आप जनरली समझना चाहें तो द हायरार्की ऑफ लाइफ एट द phenomenological level refers to the organization of biological structure and processes based on observable phenomena। मतलब कि जो भी चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं उनके बेसिस पे लाइफ को एक तरह से स्ट्रक्चराइज्ड करना, मतलब हायरार्की में प्लेस करना ही हायरार्की एट फेनोमेनोलॉजिकल लेवल कहलाता है। ठीक है, फ्रॉम सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स लेवल, मतलब सबसे सिंपलेस्ट लेवल मॉलिकुलर लेवल है, फिर उसके बाद सबसे कॉम्प्लेक्स लेवल कहीं ना कहीं ऑर्गन सिस्टम का लेवल है। ऑर्गन सिस्टम से ऑब्वियसली हमारा बॉडी ही बनता है कहीं ना कहीं, है ना। मतलब ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम मतलब कि जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हो गया जिसमें हार्ट आता है, अलग अलग नर्व्स आता है ना, वेन्स आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लासीफाई करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेलुलरिटी। ठीक है, बेस्ड ऑन सेलुलरिटी हम लोग ऑर्गेनिज्म को दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो डेफिनेशन के तौर पे यूनिसेलुलर सिंगल सेल से बना होता है, मल्टी सेलुलर मल्टीपल सेल से बना होता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो सिंगल इंडिपेंडेंट सेल कैरीज
आउट ऑल फंक्शंस, मतलब कि इसमें एक ही सेल होता है जो कि सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। वहीं पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है जो कि टिश्यू का फॉर्मेशन करता है और फाइनली ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, और फाइनली उसके बाद ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। और हर एक ऑर्गन का अलग अलग स्पेशल फंक्शन होता है या स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सिंपलर स्ट्रक्चर का होता है और उसमें फंक्शन भी सिंपली होता है। वहीं पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो फंक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स वे में होता है। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मोड में होता है, जैसे कि बाइनरी फिजन, बर्डिंग, है ना। वहीं पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है। ग्रोथ की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जनरली सेल डिवीजन के थ्रू सेल इनलार्ज होता है। वहीं पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो ग्रोथ होता है। नेक्स्ट फीचर है रीजनरेशन। तो लिमिटेड टू सेल डिवीजन, मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रीजनरेशन होता है वो सेल डिवीजन पे ही लिमिट हो जाता है कहीं ना कहीं। वहीं पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सम हैव एबिलिटी टू रीजनरेट टिश्यू और ऑर्गन्स। टिश्यू की बात करोगे तो जैसे छिपकली में देखते हो, उसका अगर पूंछ कट जाता है तो बार बार रिजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये एबिलिटी है उसमें कहीं ना कहीं। ठीक है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आता है लोकोमोशन। तो मूव कैसे करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो फ्लैजिला, सिलिया या स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, है ना, उसके हेल्प से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मूव कर पाता है। वहीं पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, जैसे कि लिम्स हो गया, फिन्स हो गया, सिलिया हो गया। फिन्स किस में होता है, फेसेस में, है ना। लिम्स हम लोग में भी होता है या फिर बंदर इस सब में बोल सकते हो। लिम्स बेसिकली हथेली या हाथ टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म पे। ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो सिंगल सेल के अंदर ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। वहीं पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक प्रोसेस अलग अलग सेल के अंदर स्पेशलाइज्ड वे में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल लेना चाहे तो ई कोली जिसको बोलते हैं हम लोग, इस्चीडिया कोली, है ना, जिसको बैक्टीरिया के ग्रुप में रखा गया है, और साइनोबैक्टीरिया दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। वहीं पे मल्टी सेलुलर में एग्जाम्पल देखो तो मल्टी सेलुलर में तो ह्यूमन बींग और प्लांट्स ही आते हैं, है ना। इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल में अमीबा, पारामेसियम, ईस्ट, यूग्लिना, ये सब आता है। ठीक है। और मल्टी सेलुलर में तो ऑब्वियसली ह्यूमन बींग, प्लांट्स, फंजाई में जैसे मशरूम हो गया, एनिमल्स में डॉग्स, फिशेज एंड बर्ड्स। ठीक है। तो आई होप आप यूनिसेलुलर वर्सेज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को समझे होंगे। यूनिसेलुलर बेसिकली सिंगल सेल से बना होता है, मल्टी सेलुलर मोर देन वन सेल से बना होता है। यूनिसेलुलर में जो फंक्शन परफॉर्म होता है वो सिंगल सेल के अंदर ही होता है। मल्टी सेलुलर में हर एक अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है ना। यूनिसेलुलर में जो मूवमेंट होता है वो पल्स फीट के थ्रू होता है, मल्टी सेलुलर में स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म यूनिसेलुलर में सिंगल सेल में होता है, वहीं पे मल्टी सेलुलर में अलग अलग ऑर्गन्स या सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मेटाबॉलिज्म का काम। ठीक है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल अगर हम लोग जानना चाहें तो एमीबा हो गया, पारामीसियम हो गया, यूग्लिना हो गया। वहीं पे मल्टी सेलुलर में ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, फंजाई, ये सब हो गया। ठीक है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग देखें तो हम लोग दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जिसमें प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होता है, मतलब सिंपलर स्ट्रक्चर होता है, जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो। वहीं पे यूकैरियोट में जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स सेल के वे में होता है और इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब कि न्यूक्लियस किसी मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है। वहीं पे प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस किसी मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता है। ठीक है। नाउ सेल टाइप पे आते हैं। तो प्रोकैरियोट मेनली यूनिसेलुलर होते हैं, वहीं पे यूकैरियोट यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर दोनों ही हो सकते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है और डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है। वहीं पे यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर अवेलेबल होता है। डीएनए स्ट्रक्चर की बात करें तो सर्कुलर होता है या डबल हेलिक्स भी कभी कभी हो सकता है। वहीं पे यूकैरियोट्स में जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है हम लोग में, ह्यूमन बींग्स में, है ना।
और कई बार लीनियर भी हो सकता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मतलब कि जितने भी सेल ऑर्गेनल है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोई मेम्ब्रेन नहीं है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। गोल्जी एपरेटस में भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। वहीं पे यूकैरियोट्स में देखेंगे तो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मेम्ब्रेन होगा, गोल्जी एपरेटस में भी मेम्ब्रेन होगा, लाइजोसोम्स में भी मेम्ब्रेन होगा, है ना। नेक्स्ट देखें तो बेस्ड ऑन सेल डिवीजन, तो प्रोकैरियोट्स में मेनली बाइनरी फिजन होता है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन जो होता है वो मिटोसिस और मियोसिस दो प्रोसेस के हेल्प से होता है, ठीक है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन का वे है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही फॉलो हो सकता है। राइबोसोम्स की बात करें तो वो 70S है ना फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वहीं पे यूकैरियोट्स में राइबोसोम जो होता है वो 80S फॉर्मेट में फॉर्म होता है। ये 70S और 80S क्या है, ये बेसिकली एक फॉर्मेट है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया गया है, 70S और 80S, ठीक है। सेल वॉल की बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं जो कि पेप्टिडोग्लाइसिन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी हुआ है। वहीं पे यूकैरियोट्स में प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल, एनिमल्स में नहीं होते हैं। इसके बाद रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो ये साइटोप्लाज्म में होता है प्रोकैरियोट्स में और एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वहीं पे रेस्पिरेशन जो यूकैरियोट्स में होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स में आप ले सकते हो ई कोली को, साइनोबैक्टीरिया को, सेल्मोनीला को, है ना। वहीं पे यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल हम लोग ह्यूमन बींग, प्लांट्स, फंजाई, एमीबा, पारामीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स और लिथोट्रॉप्स, है ना। ऑटोट्रॉप्स में जो खुद से खाना बना पाए, हेट्रोट्रॉप्स में जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहे, है ना। और लिथोट्रॉप्स में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे रॉक ईटिंग ऑर्गेनिज्म हो गया, वो सब लिथोट्रॉप्स में आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी सोर्स की बात करेंगे तो ऑटोट्रॉप्स में सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, है ना, या कार्बन डाइऑक्साइड ये सब हो गया। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन के थ्रू एनर्जी सोर्स होता है। वहीं पे हेट्रोट्रॉप्स में एनर्जी सोर्स की बात करेंगे हम लोग तो ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम प्लांट्स या एनिमल्स या फिर कई बार माइक्रोब्स, ठीक है। वहीं पे लिथोट्रॉप्स में जो एनर्जी सोर्स का मीडियम है वो है इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक सल्फर, आयन, अमोनिया या फिर हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन सोर्स, तो कार्बन सोर्स में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ऑटोट्रॉप्स, वहीं पे ऑर्गेनिक कंपाउंड लेता है हेट्रोट्रॉप्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या लेता है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स या फैट्स, ये सब हेट्रोट्रॉप्स लेता है। वहीं पे लिथोट्रॉप्स भी CO2 या ऑर्गेनिक कंपाउंड लेता है, ठीक है। अगर ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स हो गया। फोटो ऑटोट्रॉप्स मतलब जो लाइट का इस्तेमाल करके खाना बनाए, और कीमो ऑटोट्रॉप्स जो केमिकल का यूज़ करके खाना को बना पाए, ठीक है। वहीं हेट्रोट्रॉप्स में टाइप्स की बात करेंगे तो हर्बीवोरस जो खाली प्लांट खाता है, काऊ हो गया, गोट हो गया, कार्निवोरस टाइगर, लायन, ये सब है ना। ओमनीवोरस जो दोनों चीज़ खाता है जैसे ह्यूमन बींग हो गए, और डिकम्पोजर्स जैसे फंजाई, एनिमल और कुछ बैक्टीरिया। लिथोट्रॉप्स के टाइप में केमो ऑटोट्रॉपिक लिथोट्रॉप्स और केमो हेट्रोट्रॉपिक्स। केमो ऑटोट्रॉपिक्स में क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर एनर्जी का यूज़ करते हैं, और केमो हेट्रोट्रॉप्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल देखेंगे तो ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया या सल्फर बैक्टीरिया। वहीं पे हेट्रोट्रॉप्स के एग्जांपल की बात करेंगे तो ह्यूमन, एनिमल्स, ये सब हो गया। लिथोट्रॉप्स की बात करेंगे तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गया, या सल्फर बैक्टीरिया हो गया, या ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हो गया। इसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अमोनिया एक्सक्रीशन, ठीक है। मतलब किस फॉर्म का अमोनिया एक्सक्रीट करेगा ऑर्गेनिज्म, उसके बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आता है एमिनोटेलिक, यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक, ठीक है। अमीनोटेलिक में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो अमोनिया के फॉर्म में होता है, यूरिकोटेलिक में यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है, और यूरियोटेलिक में यूरिया के फॉर्म में वेस्ट निकलता है। अगर टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ वेस्ट की बात करें तो अमोनिया बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है इसको डाइल्यूट करने के लिए। वहीं पे यूरिक एसिड जो होता है वो लिस्ट टॉक्सिक होता है और ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है जनरली,
ठीक है। और जब भी ये वेस्ट के फॉर्म में निकलता है तो ये पेस्ट या सॉलिड के फॉर्म में निकलता है। वहीं पे यूरिया जो होता है वो मॉडरेटली टॉक्सिक होता है और ये सॉल्युबल इन वाटर होता है। अगर वाटर की रिक्वायरमेंट की बात करें तो लॉट्स ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया, ठीक है। वहीं पे यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म में वेरी लो अमाउंट ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, वहीं पे यूरियोटेलिक में मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात करें तो लो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है अमोनिया टेलिक ऑर्गेनिज्म में, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है यूरियोटेलिक में, और मॉडरेट एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है यूरियोटेलिक में, ठीक है। इसके अलावा है कॉमन हैबिटेट। तो एमिनोटेलिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जनरली एक्वेटिक होते हैं, वहीं पे यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं या फिर डिजर्ट वाले एनिमल होते हैं। और यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म या एनिमल बोलेंगे तो वो टेरेस्ट्रियल होते हैं या सेमी एक्वेटिक होते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, है ना। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एमिनोटेलिक में बोनीफिश आ गया, एम्फीबियंस आ गया, एक्वेटिक इनवर्टेब्रेट्स आ गया, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स आ गए। वहीं पे यूरिकोटेलिक में रेप्टाइल्स लाइक स्नेक एंड लिजार्ड, बर्ड्स हो गए या फिर इंसेक्ट्स हो गए। यूरियोटेलिक में मैमल्स हो गया जैसे ह्यूमन बींग, डॉग्स, लायंस, एम्फीबियंस भी आ जाते हैं, है ना। और उसके अलावा फिश लाइक शार्क्स भी आते हैं यूरियोटेलिक में, ठीक है। तो ये था डिफरेंसेस बेस्ड ऑन अमोनिया प्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट में दो टाइप के ही मेनली ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, ठीक है। एक्वेटिक कहाँ रहेंगे, पानी में, और टेरेस्ट्रियल जो कि लैंड पे, ठीक है। रेस्पिरेशन की बात करें तो एक्वेटिक एनिमल गिल्स का इस्तेमाल करते हैं या स्किन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हो सकता है ऑक्सीजन को निकालने के लिए या लेने के लिए। वहीं पे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में लंग्स हो जाता है, ट्रैकिया हो जाता है, ठीक है। ये सब स्ट्रक्चर होता है सांस लेने के लिए। लोकोमोशन की बात करें तो जो एक्वेटिक एनिमल होता है वो फिन्स के हेल्प से या टेल्स के हेल्प से मेनली मूव करता है। वहीं पे टेरेस्ट्रियल एनिमल वॉक कर लेता है, क्रॉल कर लेता है, फ्लाई कर लेता है, जंप कर लेता है लेग का इस्तेमाल करके, है ना, विंग्स के हेल्प से फ्लाई कर लेता है। नेक्स्ट बॉडी कवरिंग की बात करें तो एक्वेटिक एनिमल का स्ट्रीमलाइंड बॉडी होता है, ठीक है। वहीं पे टेरेस्ट्रियल एनिमल में फर हो सकता है, फेदर हो सकता है, एक्सो स्केलेटन हो सकता है, या फिर स्किन हो सकता है जो ह्यूमन बींग्स में होता है। वाटर बैलेंस की बात करें तो ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू वाटर बैलेंस होता है इसमें, और हम लोग में जो वाटर बैलेंस होता है मेनली स्किन के थ्रू होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल वाटर में ही एग को देते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। वहीं पे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लेंगे तो फिश आ गया, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स आ गया। वहीं पे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल देखेंगे तो मैमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ईटीसी, है ना। अगर प्लांट्स में एक्वेटिक की बात करेंगे तो एल्गी हो गया या फिर लोटस हो गया, हाइड्रिला हो गया। वहीं पे ट्रीज की बात करें तो ओक हो गया, सर्ब्स हो गया, में कैक्टस आता है, फिर ग्रासेज में वीट आ गया, है ना। तो आई होप डिफरेंसेस समझ में आया होगा। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट 3 मेजर किंगडम्स ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी, ठीक है। मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी से क्या समझते हैं, बेस्ड ऑन जेनेटिक एंड बायोकेमिकल एनालिसिस, जिसको हम लोग राइबोसोम के बेसिस पे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 3 मेजर किंगडम जो होते हैं वो बैक्टीरिया का होता है पहला, दूसरा एडकिया बोल सकते हैं, तीसरा जो होता है यूडेका या यूकैरियोट्स बोल सकते हैं, ठीक है। एक एक करके समझते हैं तीनों के प्रॉपर्टीज़ को। बैक्टीरिया में क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। जनरली ये प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है, यूनिसेलुलर होता है, और इसके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइसिन प्रेजेंट होता है, और इसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, मतलब 70S एक टाइप ऑफ राइबोसोम है, ठीक है। इसके अलावा इसमें सर्कुलर डीएनए होता है विदाउट हिस्टोन। वहीं पे रिप्रोडक्शन जो होता है बैक्टीरिया में वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फीचर की बात करेंगे तो यूनिक 16S आरएनए सीक्वेंस होता है बैक्टीरिया में, और ईस्टर लिंक्ड लिपिड्स प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। याद रखिएगा ईस्टर लिंक्ड लिपिड्स, ठीक है।
एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप ई कोली को, साइनोबैक्टीरिया को या स्ट्रेप्टोकोकस को। ठीक है, तो ये पहला किंगडम था जिसमें आया बैक्टीरिया। अपना सेकेंड किंगडम है आर्किया। ठीक है, या फिर आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, बट विथ यूनिक जेनेटिक एंड बायोकेमिकल ट्रेट, मतलब इसका जो जेनेटिक्स होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, ऑफन फाउंड इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, मतलब कि हाई टेम्परेचर या एसिडिटी या सेलिनिटी में पाया जाता है। इसमें पेप्टिडोग्लाइसिन का सेल वॉल लैक होता है, मतलब नहीं होता है पेप्टिडोग्लाइसिन का बना हुआ। वहीं पे स्यूडो पेप्टिडोग्लाइसिन का बना होता है या फिर एस लेयर प्रोटीन का बना होता है। इसमें भी 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सर्कुलर डीएनए होता है, यूनिक मेटाबॉलिक पाथवे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फीचर। इसमें भी 16S आरएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जैसे कि बैक्टीरिया में था पहले वाले में। ठीक है, यहाँ पे ईथर लिंक्ड लिपिड्स होता है, वहाँ पे ईस्टर लिंक्ड लिपिड्स होता था, यहाँ पे ईथर लिंक्ड लिपिड्स होता है। ये क्या है, आर्किया, ARCHAEA। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं मिथेनोबैक्टीरियम, हेलोबैक्टीरियम या सल्फोबस। ठीक है, नेक्स्ट है यूकार्या। ठीक है, स्पेलिंग है EUKARYA। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, कॉम्प्लेक्स सेल होता है जिसमें ट्रो न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ये सब प्रेजेंट होगा। कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूकैरियोट्स के बारे में तो आप फीचर्स जानते ही है, वही सारा फीचर्स इसमें दिया होगा। इसमें 18S RNA होता है। अच्छा, इससे पहले वाला जो बैक्टीरिया था और आर्किया वाला था उसमें 16S RNA प्रेजेंट था। ठीक है, एग्जाम्पल में एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए। ठीक है, फंजाई, एमीबा और पारामीशियम। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये क्वेश्चन लगभग हर साल के पेपर में पूछ ही लिया जाता है और आपको डायग्राम से बना के समझाना होता है बेसिकली, मतलब डिफ्रेंशिएट तो करना ही होता है, उसके अलावा डायग्राम भी बनाना होता है। तो पहले मैं डिफरेंसेस को समझा देता हूँ, फिर डायग्राम एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, इधर है प्लांट सेल और यहाँ है एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल क्या करता है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट से प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एनिमल सेल में तो होता ही नहीं है। शेप की बात करें तो प्लांट सेल का जो शेप होता है वो जनरली रेक्टेंगुलर या स्क्वायर होता है, वहीं पे एनिमल सेल जो होता है वो राउंड या इरेगुलर शेप का होता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो प्लांट में प्रेजेंट होता है, वहीं पे एनिमल्स में एब्सेंट होता है। वैक्यूल, फूड वैक्यूल की बात करेंगे तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। अच्छा, फूड वैक्यूल नहीं, इसमें जनरली वाटर या फिर वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब कि वैक्यूल की बात करेंगे तो प्लांट में जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है, वहीं पे एनिमल में स्मॉल वैक्यूल होता है या फिर कई बार अब्सेंट भी होता है। सेंट्रियोल्स की बात करेंगे तो अब्सेंट होता है प्लांट्स में, वहीं पे एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। लाइजोसोम्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में एब्सेंट होता है और एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। लाइजोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, वेस्ट और फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करना। ठीक है, सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करना। उसके बाद यहाँ पे तो पहले प्लांट सेल लिख लीजिए और यहाँ पे एनिमल सेल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। बस प्लांट में एक एक्स्ट्रा लेयर होता है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी होता है प्लांट में, मेरा कहना ये था। ठीक है, इसके बाद एनर्जी स्टोरेज की बात करें तो प्लांट में एनर्जी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और एनिमल्स में ग्लाइसोगेन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो प्लांट ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है और एनिमल हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। ठीक है, सेल डिवीजन की बात करेंगे तो प्लांट में जो सेल डिवीजन होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग होता है, वहीं पे एनिमल में सेल डिवीजन होता है क्लीवेज फ्यूरो फॉर्मेशन के ड्यूरिंग होता है। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट देखेंगे तो ट्रीज हो गया, फ्लावर्स, ग्रास, एल्गी। एनिमल में देखेंगे ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गया।
ठीक है। तो आई होप कि आप प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होता है, एनिमल सेल में होता है। राइबोसोम एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। ठीक है। एनर्जी जो होता है वो प्लांट सेल में स्टार्च के फॉर्म में होता है स्टोर्ड, और एनिमल सेल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ठीक है। तो ये सब मेजर डिफरेंसेस थे कहीं ना कहीं। और सेंट्रल वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल में वो बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है कहीं ना कहीं, या कई बार absent भी होता है। ठीक है। अब एक बार हम लोग ड्राइंग समझ लेते हैं इसका प्लांट सेल और एनिमल सेल। चलिए एनिमल सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है एक एक करके देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन सबसे पहली चीज़। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। प्लांट सेल में एक्स्ट्रा जो एक मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपरी लेयर होता है कहीं ना कहीं, या ऊपर में प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसके अलावा गोल्जी एपरेटस। ठीक है। गोल्जी एपरेटस कुछ ऐसे ऐसे करके जो बना हुआ है वो एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। सेंट्रोजोम्स एनिमल सेल में है, फिर वैक्यूल भी प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है। ठीक है। उसके बाद स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एनिमल सेल में। ठीक है। वहीं पर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। अच्छा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होंगे। ठीक है। राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर बीच में जो पाया जाता है उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, लाइजोसोम्स गोल गोल सा स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक स्ट्रक्चर एनिमल सेल में है। ठीक है। तो एनिमल सेल को आप समझोगे। प्लांट सेल में सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल। देख रहे हैं आप, ये वैक्यूल बहुत बड़ा है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटा सा है। ठीक है। वैक्यूल मेम्ब्रेन भी है, क्लोरोप्लास्ट है प्लांट सेल में। ठीक है। रिहाइड क्रिस्टल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्रिस्टल भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। माइटोकॉन्ड्रियन यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म यहाँ भी होता है। स्टार ग्रेन प्लांट सेल में होता है। लार्ज वैक्यूल ये तो बता ही दिया हमने, है ना। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। राइबोसोम, गोल्जी वेसिकल्स, है ना, न्यूक्लियोलस ये भी प्रेजेंट है। तो मेन जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं सेल वॉल का ही है ना, और वैक्यूल का है। वैक्यूल यहाँ पे छोटा सा होता है एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में बड़ा सा वैक्यूल होता है। और दूसरा डिफरेंस है कि ये राउंड शेप का होता है एनिमल सेल, और प्लांट सेल जनरली ओवल या रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है। बाकी आप स्ट्रक्चर समझ लेना कैसे कैसे बनता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बहुत सारा ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर टाइप बनता है। ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके बना दीजिएगा आप। ठीक है, जो भी देख रहे हैं यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया ये छोटा सा डब्बा टाइप से बन जाता है। ठीक है। उसके अलावा आप देख के फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग वीडियो के लास्ट पोर्शन में बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है। तो मॉडल से क्या समझते हैं? मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग एग्जाम्पल सेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ। तो मॉडल ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया हुआ है। अ मॉडल ऑर्गेनिज्म इज अ स्पीसीज extensively studied to understand biological principle that can be applied to other organism including humans। मतलब मॉडल ऑर्गेनिज्म वैसे स्पीसी होता है जिसको हम लोग एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए, जिस स्टडी का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे कर सकते हैं। द चॉइस ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन सम सर्टेन की प्रॉपर्टीज़। ठीक है। मतलब किस ऑर्गेनिज्म को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म लेना है ये डिपेंड करता है कुछ प्रॉपर्टीज़ पे। पहला प्रॉपर्टी है शॉर्ट लाइफ साइकिल, मतलब उस चीज़ का जो लाइफ साइकिल होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से उसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा उसको हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है। ईजी टू मेंटेन एंड ब्रीड, मतलब कि अगर उसको रिप्रोड्यूस करवाना है या ब्रीड करवाना है तो ईजी हो उसको ब्रीड करवाना। ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम लोग मॉडल ऑर्गेनिज्म को चूज़ करते हैं। वेल मैप्ड जीनोम, मतलब उसका जीन्स का जो स्ट्रक्चर्ड है या जीन्स का जो स्ट्रक्चर है वो वेल नोन होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जेनेटिक सिमिलरिटी टू अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जैसे कि ये सिमिलर होना चाहिए जिस ऑर्गेनिज्म में हम लोग को एक्सपेरिमेंट करवाना है उस पे, उससे, है ना। उसके अलावा ऑब्जर्वेबल फिनोटाइप्स, मतलब कि जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। फिनोटाइप्स मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, वो ऑब्जर्वेबल होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसर्च टूल्स एंड डेटा, मतलब जेनेटिक डेटा ये सब जो है वो कहीं ना कहीं अवेलेबल होना चाहिए पब्लिक डोमेन में, है ना।
नेक्स्ट है इथिकल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, मतलब कि जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो इस पे इथिकल होना चाहिए, मतलब कि गवर्नमेंट से अलाउड होना चाहिए, है ना। तो इस सब के बेसिस पे हम लोग किसी मॉडल ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करते हैं। एक बार फिर से मैं समराइज करता हूँ। सबसे पहले शॉर्ट लाइफ साइकिल होना चाहिए, ईजी टू मेंटेन और ब्रीड, मतलब रिप्रोड्यूस करवाना ईजी होना चाहिए, उसका जीन्स जो होना चाहिए वेल डिफाइंड होना चाहिए, है ना। जेनेटिक सिमिलरिटी होना चाहिए दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ऑब्जर्वेबल फिनोटाइप्स होना चाहिए, मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, रिसर्च के लिए डेटा अवेलेबल होना चाहिए उसका, और इथिकल होना चाहिए फाइनली। ठीक है, तो इन सब बेसिस पे हम लोग मॉडल ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट कर सकते हैं, या ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज़ है मॉडल ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म होता है मॉड्यूल 2 का वन शॉट वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग मॉड्यूल 3 को वन शॉट में पढ़ रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।